हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटन्स हब, अ कंप्लीट प्लेस फॉर लर्निंग। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से कौन कौन से कॉमन सॉल्ट्स को, कॉमन एसिड्स को हम घरों में यूज करते हैं, उनके क्या केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स को लेकर के, किस तरीके से हम एसिड्स को क्लासीफाइड कर सकते हैं, कौन कौन से उनके बेसिस हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में हम इनकी नेचर ऑफ द सोर्सेज के बेसिस पर इनको क्लासिफाइड करते हैं ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में। यानी कि ये डिपेंड इस बात पर होगा कि इसको किस सोर्स से लिया गया है, यानी कि वो जो सोर्स है जिससे हमें कोई भी एक एसिड मिला है वो ऑर्गेनिक सोर्स था या इनऑर्गेनिक सोर्स था। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एसिड, नेचर ऑफ सोर्स ऑफ एसिड की हम बात कर रहे हैं, जिसके बिहाफ पे हम इनको क्लासिफाइड कर रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में। तो बारी बारी से अब हम पहले देखेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं और फिर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक एसिड्स की कि इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। तो बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, सिंगल बॉन्डेड। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हो सकती हैं, जैसे कि Cl एटम हो सकता है, Br एटम हो सकता है या I एटम हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो ये इस टाइप के एसिड्स होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिल जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स हमें कहां से मिल जाते हैं? प्लांट से मिल जाते हैं और कंटेन करते हैं कार्बन एटम को हाइड्रोजन एटम के साथ। तीसरी चीज होती है कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो मोस्टली वीक एसिड्स होते हैं। उनकी कैटेगरी कैसी होती है? वीक एसिड्स की होती है, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। या ये कह सकते हैं कि जो वीक एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैं 100% किसी वीक एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व कराता हूं तो वो 90 से 99% तक ही डिसॉल्व हो पाएगा। बाकी का 10 to 1%, मैं कह रहा हूं 1 to 10% क्या होगा? डिसॉल्व नहीं होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। तो वीक एसिड्स की यही पहचान होती है कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, आयनाइज नहीं होते। यहां पर हम बात करें फॉर एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड की, जो कि टमाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, टमाटो के अंदर प्रेजेंट होता है, COOH, और सिंगल बॉन्ड से मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था COOH। उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, COOH का होल ट्वाइस। बात करें अगर इनऑर्गेनिक एसिड्स की, तो ये क्या होते हैं? नेचर वाइज स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और जनरली हमें मिनरल्स से मिलते हैं। जितने भी एसिड हमें नेचर से मिल रहे हैं, यानी कि प्लांट से मिल रहे हैं, वो ऑर्गेनिक होते हैं, और जो हमें मिनरल्स से मिलते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। साथ ही यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये डू नॉट कंटेन कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। केवल एक एक्सेप्शन है कार्बोनिक एसिड, जो कि इनऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में होता है और इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। यानी कि मैं बात करूं अगर HCl की या Na2, इस तरीके से, तो चलो सॉल्ट हो गया, Na2CO3, है ना। तो जितने भी हमारे एसिड हैं, एसिड की मैं बात कर रहा हूं, जैसे NaCl हो गया, ZnCl2 हो गया, MgCl2 हो गया, SnCl2 हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? एसिड हैं और इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि Cl सेपरेटली क्लोरीन के लिए यूज किया जाता है, कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो जितने भी एसिड्स ऐसे हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक एसिड्स कहलाएंगे। नेचर वाइज ये स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड्स, और ये कंप्लीटली आयनाइज होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ आगे आपके पास HCl का, या आप ले सकते हैं H2SO4 का, या साथ ही आप ले सकते हैं HNO3 का। इस टाइप के जितने भी एसिड्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीटली आयनाइज होते हैं और नेचर वाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से इनको इनऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की, कि स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता लगेगा और वीक एसिड का कैसे पता लगेगा। तो अभी मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं और वीक एसिड वो होते हैं जो पार्शियली आयनाइज होते हैं या कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि विगोरसली आयनाइज होने वाले होते हैं, क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज वही होगा जो विगोरसली रिएक्शन को करेगा, यानी बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करेगा, जबकि वीक एसिड में ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी H3O पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं, H3O पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं। जबकि जो वीक एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयन्स को बहुत धीरे धीरे प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वहां पर H3O पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस ना होकर के केवल H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है। उसके लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल मिला करके H3O पॉजिटिव आयन बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वीक एसिड पार्शियली आयनाइज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड के अंदर कंसीडर होता है एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर में बताते हैं, विनेगर में प्रेजेंट होता है। अगला होता है इसमें सिट्रिक एसिड, ये सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। ये दोनों फॉर्मूलाज मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, दोनों फॉर्मूलाज को आपको याद करने हैं। अगर आपने
वो फॉर्मूलाज वाली वीडियो नहीं देखी है, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एसिड की वीडियो नहीं देखी है, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको इनके नाम याद हो सके, इनकी केमिकल फॉर्मूला याद हो सके। और बच्चों, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा उन बच्चों के साथ जिनको कोचिंग की जरूरत होती है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है ऑन डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हम बात करें तो ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड दो तरीके से होते हैं, जिसमें बहुत थोड़ा सा अमाउंट होगा वाटर का, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, वो होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, यानी कि यहाँ पर एसिड की परसेंटेज मैक्सिमम होती है और वाटर की परसेंटेज बहुत लेस होती है। सिमिलरली अगर डाइल्यूट एसिड की हम बात करते हैं तो डाइल्यूट एसिड के केस में परसेंटेज ऑफ एसिड होती है बहुत लेस और वाटर की परसेंटेज होती है बहुत ज्यादा हाई। तो on the basis of the percentage present of acid in the aqueous solution, we can classified the acid into the category of concentrated and dilute acid. अगला हमारे पास आ जाता है डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी। बेसिसिटी का क्या मतलब हुआ कि कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन को ये रिलीज कर रहे हैं। किसी एसिड ने सपोज मान लीजिए एक H पॉजिटिव आयन को रिलीज किया तो उसकी बेसिसिटी होगी 1। अगर किसी ने 2 H पॉजिटिव आयन को रिलीज किया तो उसकी बेसिसिटी होगी 2। अगर किसी एसिड ने 3 H पॉजिटिव आयन को रिलीज किया तो उसकी बेसिसिटी होगी 3। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी दे कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड एंड ट्राइबेसिक एसिड। तो जिस भी एसिड ने एक H पॉजिटिव आयन को रिलीज करना है वो मोनोबेसिक की कैटेगरी में आएगा, जो 2 H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा वो डाइबेसिक की कैटेगरी में आएगा और जो 3 H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा वो ट्राइबेसिक की कैटेगरी में आएगा। तो जैसे कि मोनोबेसिक एसिड के आप डेफिनेशन देख पा रहे होंगे कि एसिड विच ऑन आयनाइज इन वाटर प्रोड्यूसेस ऑन हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है HBr, HI, HNO3 क्योंकि ये तीनों ही केवल एक H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेंगे। सिमिलरली एसिड विच ऑन आयनाइज इन वाटर प्रोड्यूस 2 हाइड्रोनियम आयन, देखिए यहाँ पर आ गया 2 हाइड्रोनियम आयन यानी कि H2SO4 और H2CO3 दोनों के दोनों ही 2 H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेंगे। सिमिलरली ट्राइबेसिक एसिड में कंसिडर करते हैं H3PO4 को, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड विच रिलीजेस 3 हाइड्रोनियम आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। तो यहां पर हम मोनोबेसिक एसिड की बात कर रहे हैं लाइक HCl। तो HCl को जब हम डिसोसिएट कराते हैं तो ये डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के केस में। तो यहां पर देखिए एक H पॉजिटिव आयन हमें मिल रहा है, इट मींस ये एक मोनोबेसिक एसिड होगा। अगर मैं बात करता हूं HNO3 की तो HNO3 भी जब डिसोसिएट होता है तो ये देता है H पॉजिटिव आयन और NO3 नेगेटिव आयन। तो यहां पर भी एक H पॉजिटिव हमें मिला, इट मींस ये भी एक मोनोबेसिक एसिड होगा। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं एसिटिक एसिड की, तो CH3COOH जब हम इसको आयनाइज कराते हैं तो ये भी स्प्लिट होता है CH3COO नेगेटिव में, CH3COO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव आयन में। तो यहां पर भी हमें क्या मिला, एक H पॉजिटिव आयन मिला। इट मींस ये तीनों के तीनों ही क्या होते हैं, मोनोबेसिक एसिड होते हैं ड्यू टू द रीजन दे प्रोड्यूसेस ओनली वन H पॉजिटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डाइबेसिक एसिड की। तो डाइबेसिक एसिड के केस में होता क्या है, तो डाइबेसिक एसिड के केस में हमें क्या मिलना है कि वहां पर 2 H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं आपसे H2SO4 के लिए। तो H2SO4 जब डिसोसिएट होता है तो ये H पॉजिटिव आयन देगा और सल्फर यानी सल्फेट 2 नेगेटिव आयन देगा। तो बैलेंसिंग के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 2 लगाना होगा, तभी आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला कि इसने 2 H पॉजिटिव आयन को रिलीज किया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसी दूसरे डाइबेसिक एसिड के बारे में, तो जैसे कि H2CO3, तो इसी तरीके से ये भी स्प्लिट होगा और हमें क्या देगा, 2 H पॉजिटिव आयन देगा और प्लस CO3 2 नेगेटिव आयन देगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस इन द एक्वस सॉल्यूशन दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज डाइबेसिक एसिड्स। ट्राइबेसिक कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया जाता है H3PO4 को। तो जैसे ही अगर हम बात करें इसके डिसोसिएशन की तो ये स्प्लिट होता है 3H पॉजिटिव आयंस में और प्लस PO4 2 नेगेटिव आयंस में। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि यहां पर इसने 3H पॉजिटिव आयन को रिलीज किया है, सो दैट इट इज अ ट्राइबेसिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि किसी भी एसिड के अंदर कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन होता है ऑक्सी एसिड्स का और दूसरा होता है हाइड्रा एसिड्स का। तो ऑक्सी एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों ही प्रेजेंट हों।
जबकि हाइड्रा एसिड्स केवल वो एसिड्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं होता। साथ ही मतलब हम ये कह सकते हैं कि दे कंटेन्स हाइड्रोजन विद अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, यहाँ पे एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट का होना जरूरी होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो इनकी जो कैटेगरी है वो केवल दो तरीके से क्लासिफाइड हुई, ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सी एसिड्स के लिए हम बात कर रहे हैं HNO3 की, H2SO4 की या H2CO3 की। सिमिलरली हाइड्रा एसिड्स में हम बात कर रहे हैं HCl की और HI की या HF की, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी हम इसे बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन देखते हैं एसिड्स का। तो बच्चों ये जो क्लासिफिकेशन अभी तक हमने पढ़ा है, ये क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस किस बेसिस पर हम कौन से एसिड को कैसे याद रख सकते हैं। कि इतनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, उनकी नेचर देखने के बाद हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि एसिड्स को किस टाइप के बर्तनों में रखा जाए। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसको हमेशा ही किसी प्लास्टिक कंटेनर में या फिर किसी स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में ही आप रखोगे, क्योंकि मेटल्स के साथ अगर आपने किसी भी एसिड को रखा तो इनकी कोरोसिव नेचर होने की वजह से वहां पर एक टॉक्सिक सब्सटेंस जनरेट होगा और वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आप किसी भी मेटल वेजल में यानी कि कॉपर या ब्रास में भी आप उसे रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस वेजल के ऊपर टिन की कोटिंग करनी होगी। और कोटिंग, द प्रोसेस ऑफ द कोटिंग ऑफ टिन ऑन द सरफेस ऑफ एनी मेटल इज कॉल्ड टिनिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, टिनिंग का मेथड भी बोलते हैं, या जो फिनोमिना है वो टिनिंग का फिनोमिना होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आप कभी भी एसिड्स को किसी भी मेटल सरफेस के बर्तन में नहीं रखेंगे डायरेक्टली, या फिर उसको आप इसे रखेंगे स्टेनलेस स्टील या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेस लेकर के कि बेस क्या होते हैं, बेस की डेफिनेशन क्या है, बेस के लिए आर्हेनियस, लुईस और ब्रोंस्टेड लोरी के कॉन्सेप्ट क्या हैं। साथ ही हम देखेंगे बेसिस का क्लासिफिकेशन, यानी कि जिस तरीके से हमने एसिड्स को क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हमने पढ़े हैं, इसी तरीके से हम बेस का स्टडी करेंगे। साथ ही उनकी कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।